4 बज रहे हैं और 2 दूनी 4 के साथ श्वेता और अनंत एक बार फिर से रोज की तरह हाजिर है। ये वो बुलेटिन है जिसमें हम आपको तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियां बनी है वो आपको दिखाते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि कोई भी ऐसी बड़ी खबर जो आज आगे और डेवलपमेंट उसकी हो सकती है या फिर वो बहुत बड़ी खबर है, आपको जानना बहुत जरूरी है, उन तमाम खबरों को समेट के हम इस खास बुलेटिन में आपके लिए लेकर आते हैं। 2 दूनी 4 मतलब 2 एंकर और चारों दिशाओं की खबरें, और कोशिश ये कि कोई भी खबर छूट ना जाए। तो ढेर सारी खबरें आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला और सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पीएम ने एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी देवी ने इसे स्थापित किया, जिन्हें प्यार से अम्मा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके फरीदाबाद में 130 एकड़ में बसे इस अस्पताल को आज पीएम मोदी ने देश की जनता को समर्पित कर दिया। अमृता हॉस्पिटल दक्षिण एशिया के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक है। आपको बता दें कि अस्पताल के निर्माण में अब तक कुल 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें तकरीबन 2600 बेड मौजूद हैं। इस अस्पताल का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे यहां आयुर्विज्ञान एक वेद है, हमने हमारे मेडिकल साइंस को भी आयुर्वेद का नाम दिया है। जाहिर सी बात है, इस अस्पताल के खुलने से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि 2600 बिस्तरों का यह अस्पताल है, लेकिन पहले चरण में यानी कि आज से केवल 550 बिस्तरों पर ही सेवाएं शुरू हो रही हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये दायरा लगातार बढ़ता जाएगा। 4000 करोड़ की लागत इस अस्पताल को बनाने में आई है। इसके अलावा आपको बताएं, यहां पर 10,000 कर्मचारी और 800 से ज्यादा डॉक्टर कार्यरत रहेंगे और 498 कमरे यहां पर बनाए गए हैं गेस्ट हाउस के तौर पर। एक वीडियो का एक बार जोरदार अमृता अस्पताल के रूप में फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। ये अस्पताल बिल्डिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है। आधुनिकता और आध्यात्मिकता, इसका ये समागम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सेवा का उनके लिए सुलभ, प्रभावी इलाज का माध्यम बनेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जब आसमान से आफत बरसती है तो भारतीय जवान देवदूत बन लोगों की मदद के लिए उतर जाते हैं। राजस्थान के 12 जिले में जल प्रलय के बीच जलदूतों का मिशन जीवन युद्ध स्तर पर जारी है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ को देखते हुए सेना और वायुसेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतारना पड़ा। हर एक जिंदगी को बचाने के लिए देवदूत युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य को अंजाम दे रहे हैं। 12 के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई लोग पानी की चपेट में आ गए। घरों में पानी घुसते आप लोगों को छत पर शरण लेनी पड़ी है। तेज बहाव के चलते कई इलाकों में नाव से रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं हो पाया, तो सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। मंगलवार को वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से करीब 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मंगलवार दोपहर तक इन लोगों के पास मदद नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद सेना ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया और सफलतापूर्वक इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। 12 के डीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। चारों तरफ पानी से घिर गया। पार्वती नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ा। हेलीकॉप्टर हमने जयपुर में इन्वेस्ट करके हेलीकॉप्टर मंगवाया। हेलीकॉप्टर हमें ऑपरेशन पहुंचा दिया। इसके अलावा हमने NDRF, SDRF टीम भी डिप्लॉय कर रखी है। वो भी 4-5 गाँव जो यहाँ पे छबरा के हैं और 4-5 गाँव छिवाबड़ों के हैं, उनमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। करीब करीब रेस्क्यू हो गया है, 1-2 गाँव में बाकी हैं वो अभी। वैसे केवल 12 में ही नहीं, आपको बता दें राजस्थान के कई इलाके इस समय बाढ़ बारिश से बेहाल हैं और उन्हीं में से एक है टोंक जिला। यहां भी बाढ़ के पानी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है।
पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आता है। घरों में पानी भर गया है, लोगों के साथ साथ जानवर भी पानी में फंस गए हैं। यहां जब सड़क ने दरिया की शक्ल ले ली तो एसडीआरएफ के जवान एक बार फिर हौसले की मिसाल बन गए। बिल्कुल, आपको बता दें कि एसडीआरएफ के जवानों ने न सिर्फ मदद का हाथ बढ़ाया बल्कि बाढ़ के प्रभावित इलाकों में लगातार गश्त शुरू कर दी। एसडीआरएफ के जवानों ने इस दौरे के कई लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। आपको बता दें, इंसानों के साथ साथ बेजुबानों को भी बाढ़ से बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एसडीआरएफ के जवान यहां पर जलदूत बनकर इनके लिए पहुंचे हैं, जीवन रक्षक बनकर उनके लिए पहुंचे हैं और यहां पर लोगों को तो बचाया ही जा रहा है इस बाढ़ से, लेकिन जानवरों को, जो मवेशी इनके हैं, देखिए गाय, बकरी, इन सभी को भी ये जलदूत अपने जीवन को मुश्किल में डालकर लेकिन इन सभी को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। और ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बात श्वेता ये होती है कि कम्युनिकेशन कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि जिन जिन इलाकों में बाढ़ आती है, बारिश होती है, नदियां उफान पर होती हैं, जलधारा तेज धारा बह रही होती है, तो ऐसे में कम्युनिकेशन सबसे पहले ठप पड़ता है और लोगों से संवाद स्थापित नहीं हो पाता, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। और ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों का पता लगाना, यह पता लगाना कि कितने लोग कहां फंसे हुए हैं, यह भी एक मुश्किल कार्य है। और इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। उसको बखूबी अंजाम देते हैं हमारे एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान। इसके अलावा आपदा प्रबंधन से जो भी जुड़ी हुई एजेंसियां हैं वो तमाम मोर्चा संभाल लेती है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये राजस्थान का टोंक जिला है, जहां पर देखिए किस तरह से बाढ़ के पानी की वजह से घर बार लोगों का डूब रहा है और बड़ी मुश्किल से इन्हें बचाने का काम कर रही है एसडीआरएफ की टीम। टूंडिया गांव में 6 जवान, 6 बकरी, 2 भैंस, 2 गाय, उनको निकाल के लेके आए। उसके बाद हमने सादतपुर है, सादत नगर अलीगढ़ में, उसमें एक लेडीज, एक जेंट्स और 2 बच्चे और 2 भैंस और 4 बकरी, उनको निकाल करके लाए। तो आपको हमने राजस्थान की खबर दिखाई, आपको दिखाया कि किस तरह से बाढ़ से राजस्थान में घर बार लोग अपना गंवा रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से वहां पर एसडीआरएफ की टीम उन्हें बचाने का काम कर रही है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। विदिशा में हुई भारी बारिश की वजह से बेतवा और उसकी सहायक नदियां उफान पर है, जिसके चलते कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एरियल व्यू है जो कि आपको दिखा रहा है, हर कुछ आपको यहां पर जलमग्न नजर आएगा। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। M117 B5 की मदद से सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। MI-17 हेलीकॉप्टर ने राहत मिशन के तहत 10 उड़ानें भरी और दर्जनों लोगों की जान बचाई। इन पूरे हालात के ऊपर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए एक्शन मोड में वो आ चुके हैं। सीएम ने विदिशा जिले के गंज बासौदा इलाके का हवाई सर्वेक्षण कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। इतना ही नहीं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सीएम बोट के जरिए लोगों तक पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। तो ये हवाई तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में कैसे बाढ़ और बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है, जीना मुहाल कर दिया है। और ऐसे में जो सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है लोगों को रेस्क्यू करना, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना। और जब हालात इतने विकट हों तो फिर सेना को भी मोर्चे पर लगाना पड़ता है और यहां भी यही हुआ, सेना को मोर्चे पर लगाना पड़ा। यहां पर बोट के जरिए लोगों तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था। ऐसे में हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया, लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। पहले उस पूरे इलाके का मुआयना किया गया, देखा गया कि कहां पर किसको कितनी जरूरत है। जहां पर राहत सामग्री की जरूरत थी वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई गई और जहां लोगों को एयरलिफ्ट करने की जरूरत थी वहां से लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। प्रशासन लगातार सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को
सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। विदिशा का हाल अभी आपने देखा, लेकिन आपको बता दें केवल विदिशा ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया है और इसके बीच फंसे करीब 2300 लोगों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। विदिशा में करीब 18 राहत शिविर में 1200 प्रभावित लोगों को ठहराया गया है। लोगों को सुरक्षित निकालने में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना लगातार जुटे हुए हैं। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें विदिशा की है, जहां पर एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और कई लोगों की जान बचाई गई है। आपको बता दें, एक गांव में कुछ लोग बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए थे, जिसमें ये बुजुर्ग महिला भी शामिल थी। देखिए किस तरह से इस बुजुर्ग को लाया जा रहा है। एनडीआरएफ ने बोट के जरिए उन तमाम लोगों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाया है। इस खास करके ये जो अनंत मिशन पूरा होता है, इसमें देखिए क्या होता है कि खासकर ये जो बुजुर्ग हैं जिनका हम दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन, ये बहुत ही पैनिक मोड में आ जाते हैं। तो इनको उतनी देर तक, जब तक रेस्क्यू पूरी तरह से इनका ना हो जाए, तब तक संभाल कर रखना, समझा कर रखना, और क्योंकि साइकोलॉजिकल भी बहुत प्रभाव पड़ता है इस चीज का कि आपका घर पूरी तरह से डूब चुका है और आपको ये नहीं पता कि आप जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। उस ऊहापोह और उस दिमागी आपका उस समय इस तरह आपके दिमाग में बातें हों, तो उस बीच अपने आप को ढांढस बंधाए रखना, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, ये अपने आप में ये भी बहुत बड़ा काम है। जी बिल्कुल, और इस पूरे धैर्य के साथ जो हमारे एसडीआरएफ के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, इनकी टीमें हैं, इनकी ट्रेनिंग की श्वेता दरअसल ऐसी होती है कि विकट हालात में ये कैसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालें, उनका भी मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि इनके सामने चुनौती दोहरी होती है। एक तरफ लोगों को बचाना और दूसरी तरफ उन्हें इस बात का यकीन दिलाना कि वो बच जाएंगे। क्योंकि अगर आप मनोवैज्ञानिक पराशर में हैं, इन पूरे विकट हालात को देखते हुए अगर आप किसी किस्म की चिंता में हैं, टेंशन में हैं, तो हो सकता है आपको इस चिंता के कारण आप अपना धैर्य खो बैठें, आपको तमाम तरह की आशंकाएं आपको घेर लें। उस आशंका के बीच लोगों के सामने पॉजिटिव तस्वीर रखना, पॉजिटिविटी के साथ उनको बचाना, यह भी एक बड़ा काम है। बिल्कुल, तो एनडीआरएफ के जवान इस मिशन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए अब सुन लेते हैं। अभी तक हमने यहाँ से लगभग 50 के आसपास लोगों को निकाल लिया है और जहाँ तक हमें खबर मिली है तो अभी 50 से 60 लोग फंसे होने की संभावना अभी बता रहे हैं। हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू जारी है, हमारी टीम लगातार उसके प्रयास में लोगों के लिए बचाने के लिए जुटी हुई है। कितनी टीम लगी हुई है अपने यहाँ पे, कितने जवान लगे हुए हैं? अभी हमारे यहाँ पे 25 की नफरी है जो लगातार इसी प्रयास में आज कंटिन्यू ऑपरेशन के लिए जारी है। गांव में कितने लोग लगभग अभी हैं? अभी बता रहे हैं कि जो बंदेरा गांव है उसमें लगभग 50 से 60 लोग फंसे होने की संभावना है। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार की सियासत में फिर से उबाल दिखाई दे रहा है। जब सबकी नजर बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के शक्ति परीक्षण पर लगी थी, सुबह सुबह पटना से गुरुग्राम तक खलबली मच गई। जी हां, फ्लोर टेस्ट से पहले नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरजेडी के नेताओं पर सीबीआई की छापेमारी शुरू हो गई। फ्लोर टेस्ट से पहले 24 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड किए। आपको बता दें कि सीबीआई ने जिन जगहों पर छापेमारी की है उनमें आरजेडी के एमएलसी और खजांची लालू यादव के करीबी सुनील कुमार सिंह के पटना आवास पर छापेमारी हुई है। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सदस्य अशफाक करीम के पटना आवास पर भी सीबीआई ने रेड डाली है। आरजेडी के ही राज्यसभा सांसद फयाज अहमद के मधुबनी वाले घर पर छापेमारी की गई है। पूर्व एमएलसी सुबोध राय के पटना वाले घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। वहीं गुरुग्राम के मॉल अर्बन क्यूबिक्स 71 पर सीबीआई ने छापा मारा है। बताया जाता है कि तेजस्वी यादव इस मॉल के मालिक हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच काफी पहले से चल रही है, लेकिन छापेमारी की आज की टाइमिंग सवाल खड़े कर रही है। सीबीआई की छापेमारी पर आरजेडी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का डर दिखा रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। और इस पूरी छापेमारी को लेकर आज सुबह से ही बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ आरजेडी और जेडीयू के नेता हैं जो लगातार केंद्र सरकार और एजेंसियों पर उंगली उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं जो लगातार जेडीयू और आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आरजेडी नेता मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं। अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया, उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की हर रेट कर रहे हैं। किस बात की भाई, किस बात की खुन्नस है
कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई, उसने जन सरोकार के लिए गठबंधन बदल लिया। इसकी खुन्नस है। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर राजनीतिक गहमा गहमी लगातार जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर आरोपों की छड़ी लगा दी है। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और आरोप लगाया कि बीजेपी आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि जब मनीष सिसोदिया पर फर्जी केस लगाने से बात नहीं बनी तो बीजेपी आपके विधायकों को डरा धमकाकर, सीबीआई का डर दिखाकर, करोड़ों का ऑफर देकर तोड़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि विधायक सोमनाथ भारती, संजीव झा, कुलदीप और अजय दत्त ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें 20 से 25 करोड़ रुपए का लालच दिया गया और इनकार करने पर सिसोदिया की तरह फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी गई। हालांकि इनमें से किसी ने बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं लिया है। आपके इन आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है और जवाबी हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर इस तरह के बेतुके आरोप लगा रही है। तो सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उंगली उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं उनके ऊपर पलटवार कर रहे हैं बीजेपी के नेता। आइए देखिए इस सियासी संग्राम को। सीबीआई का इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमा लिख के मनीष सिसोदिया को तोड़ने का किया वो प्रयास अब दिल्ली के विधायकों के ऊपर शुरू हो गया है। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहूंगा चारों विधायकों को कि वो अपना नार्को टेस्ट करा लें। अगर वो नार्को टेस्ट में आएगा कि हाँ भी उनको ऑफर दिया तो हम मान लेंगे, मगर कितना मर्जी बोले, मनीष सिसोदिया को ये समझना चाहिए कि तुम ये सारी नोटंकी करने से बच नहीं सकते हो। अगर घोटाला किया है तो जेल आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे आप जितना मर्जी आर्टिकल निकलवाइए, जितना मर्जी आरोप लगाइए, जेल तो जाना पड़ेगा। चलिए, सियासत के बाद अब बात आध्यात्म की कर लेते हैं। गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। कहीं मूर्तियां तैयार हो रही हैं तो कहीं बप्पा के पंडाल सजाए जा रहे हैं। विघ्नहर्ता के वेलकम के लिए कोई विघ्न न आ जाए, इसके लिए एक एक बात का खास करके ध्यान रखा जा रहा है। गणेश चतुर्थी को लेकर बेंगलुरु में मूर्ति कलाकार बेहद व्यस्त चल रहे हैं। गौरी पुत्र गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पिछले 2 सालों से कोरोना के वजह से गणेश मूर्तियों का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था, लेकिन इस साल कारोबार ने रफ्तार पकड़ी है। मदुरई में भी मूर्ति कलाकार बप्पा की मूर्ति बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। मदुरई में 1 फीट से लेकर 8 फीट तक की गणपति की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। खास बात यह है कि इन मूर्तियों को इको फ्रेंडली तरीके से बनाया जा रहा है। इनमें मिट्टी, नारियल का भूसा और लकड़ी की मदद से इन्हें तैयार किया जा रहा है, जो किसी भी तरह से पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है। इतना ही नहीं, इन मूर्तियों की रंगाई में केमिकल रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। रुख करते हैं अगली खबर का। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का बढ़ता दबदबा इसी बात से समझा जा सकता है कि बाइडेन प्रशासन में भारतीय मूल के 130 लोगों को अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों को शीर्ष प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गई हैं। वाकई बहुत बड़ी बात है ये। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में भारतीय मूल के 80 लोगों को अहम जिम्मेदारियां दी गई थी, जबकि बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल में 60 भारतीय मूल के अमेरिकियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी। अलग अलग राज्य और संघीय स्तरों पर 40 से ज्यादा भारतीय मूल के अमेरिकियों को चुना गया है। साथ ही यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 4 भारतीय मूल के लोग शामिल हैं।